नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीपीयू टीयर 1 का एग्ज़ाम जो 3, 4 और 5 अक्टूबर 2023 को टोटल 9 सेट में कंडक्ट हुआ है। इन 9 सेट में आपको पता है जीके के प्रत्येक सेट में 50 सवाल एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 50 सवाल में से प्रत्येक सेट में लगभग 4 से 5 सवाल है वो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जिसमें आपके 2011 सेंसस के सवाल भी इंक्लूड हैं। यानी इस वीडियो में 40 जो करंट जीके प्लस जनगणना 2011 के सवाल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे जो आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के, जैसे कि लेटेस्ट दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक आपको बने रहना है। अच्छा खासा पैटर्न का पता चलेगा कि टीसीएस लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स किस पैटर्न पर है, कौन से मन से पूछती है, तो बने रहेगा एंड तक। शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए गुरु कैलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो कैलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से आरुषि मुदगल को ओडिसी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है। और गुरु कैलुचरण महापात्र पुरस्कार इससे बाद 2021 के बाद 2022 में जो दिए गए हैं वो ओडिसी गायक गुरु राम हरिदास और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक गुरु निरंजन राउत को दिया गया है। ये दोस्तों गुरु कैलुचरण महापात्र पुरस्कार है। आपको पूछा गुरु कैलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान, तो युवा प्रतिभा सम्मान 2021 में ये तो आरुषि मुदगल को दिया गया है। और 2022 में केवल गुरु कैलुचरण महापात्र पुरस्कार की बात करें तो ये ओडिसी गायक गुरु राम हरिदास दास और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक गुरु निरंजन राउत को दिया गया है। और बाकी युवा प्रतिभा का 2022 में दिया गया है गीतांजलि आचार्य और मातृ प्रसाद दास को दिया गया है, तो युवा प्रतिभा का आ गया। और केवल गुरु कैलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 आ गया। 2023 में ये पुरस्कार अरूपा गायत्री पांडा और सिद्धि वाइकर को सैम ओडिसी नृत्य के लिए दिया गया, और विशाल कृष्ण को कथक और अरूप दास को ओडिसी संगीत के लिए युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। 2023 में ये डाटा है, जिसमें विशाल कृष्ण को कथक है, बाकी सिद्धि वाइकर को ओडिसी नृत्य, अरूपा गायत्री पांडा को ओडिसी के लिए दिया गया है। 2023 में केवल आपको गुरु कैलुचरण महापात्र पुरस्कार पूछे तो वो दिया गया अभिनेता अनंत महापात्र को, और प्रतिभा सम्मान युवा का साथ में पूछे तो अरूपा गायत्री पांडा, सिद्धि वाइकर, विशाल कृष्ण और अरूप दास जो यहाँ पर बताया गया है। सवाल नंबर 2 देखें उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो टेक्स्ट बुक का ये बेहतरीन ऑफर आप 14 और 15 अक्टूबर के मध्य यदि टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए। बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक पास प्रो की। टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम होते हैं वो आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो, और अनलिमिटेड टाइम आप प्रत्येक मॉक को री अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये मॉक मेरे को एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए तो वो भी आपको विकल्प यहाँ पर पास प्रो में मिल जाएगा। और पास प्रो में सभी एग्जाम 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की करते हो, डिफेंस की करते हो, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, पुलिस टीचर वगैरह सारे एग्जाम यहाँ पर इंक्लूड मिल जाएंगे एक ही पास में। तो एक बार पास ले लो, 1 साल का झंझट खत्म। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर आपको मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 700 प्लस के लगभग मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। नवंबर 2020 में विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नवंबर 2020 में लिडियन नादस्वरम जो चेन्नई तमिलनाडु से हैं, तो लिडियन नादस्वरम ने ये है पियानो वादक, और इन्होंने विश्व का सबसे तेज पियानो वादक का रिकॉर्ड बनाया है नवंबर 2020 में। नाम है लिडियन नादस्वरम, पियानो वादक, चेन्नई तमिलनाडु से। नेक्स्ट सवाल नंबर 3। 2020 टोक्यो ओलंपिक में सुपर हेवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर सुपर हेवीवेट की बात करें, बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लिया है प्रथम भारतीय सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार, जो सुपर हेवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय हैं। ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाग लिया है। सतीश कुमार नाम है इनका। नेक्स्ट यहाँ पर 70वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? तो टोटल जो 543 सांसद चुने गए हैं उनमें से पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, जिसमें 13 सांसद चुने गए। और राज्यसभा में सांसद जो राज्यसभा के भी होते हैं वो पंजाब में 7 हैं। बाकी लोकसभा में जो 70वीं लोकसभा में 13 सांसद है वो पंजाब से चुने गए। सभी यहाँ पर मैं राज्यों के लोकसभा की बात करूँ तो एक बार ब्रीफली आप देख सकते हो। 70वीं लोकसभा जो कि 2019 से 2024 तक चल रही है, तो 70वीं लोकसभा में 2019 में चुनाव हुए थे, उसमें लोकसभा में जो एमपी बने, जैसे आंध्र प्रदेश में 25 है,
असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरला में 20, मध्य प्रदेश में 29 यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। इसके अतिरिक्त अदर स्टेट आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में 48 बने हैं। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर 21 है, पंजाब में 13, राजस्थान में कितने 25। जितनी सीट है एक तरीके से लोकसभा सीट आपको पता होना चाहिए, इन स्टेट की राज्यसभा सीट पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 79, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना 17, वेस्ट बंगाल 42, मणिपुर 2, गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, हिमाचल प्रदेश 4, मिजोरम 1, नागालैंड 1, सिक्किम 1, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड में 5 सांसद बने हैं। और यूटी की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार में 1 है, लगभग सभी यूटी में 1 है, दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, दादर नगर हवेली में 2 है, बाकी में 1 है। दिल्ली में कितने? 7, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5। अगला है सेंसस का सवाल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुंबई की हाईएस्ट कितनी है? 1,24,00,000 है। सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों दिल्ली के है 1,10,00,000। उसके बाद बेंगलोर की है यहाँ पर 84,43,000। बेंगलोर के बाद हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, ये रैंक है कोलकाता महानगरों की पॉपुलेशन हाईएस्ट है बॉम्बे, मुंबई की। नेक्स्ट वाला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 48 है। पैरा ओलंपिक में इसकी आधी 24, तो 48 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक। और भारत के टोटल कितने मेडल थे? तो 1, 2, 4 यानी 7 मेडल थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज थे। भारत की रैंक 48वीं। ओपनिंग में ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। फ्लैग बैरियर ओपनिंग में थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। फ्लैग बैरियर जो समापन पर थे वो बजरंग पूनिया थे। गोल्ड यहाँ पर मेडल लेके आए हैं जो एक है वो नीरज चोपड़ा है, एथलेटिक्स मैन जेवलिन थ्रो में लेके आए हैं। सिल्वर में जो 2 मेडल आए उसमें मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग जो कि 49 किलोग्राम भार वर्ग में, और रवि कुमार दहिया ये कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग, इनका साथ साथ याद रखना है। ब्रॉन्ज में जो 4 मेडल आए हैं उसमें पीवी सिंधु का 1 मेडल आया है, बैडमिंटन में आया पीवी सिंधु का वुमेन्स सिंगल्स में। लवलीना बोहरगेन का बॉक्सिंग में आया है वुमेन्स वेल्टरवेट में। और बाकी इंडिया की नेशनल हॉकी टीम का आया है। और यहाँ पर कुश्ती में 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया का एक, जो 3 के बाद 4 ये ब्रॉन्ज मेडल हो गई। जो बाकी भारतीय जो हॉकी टीम है उसमें खिलाड़ी कौन कौन थे ये आपको साथ साथ याद रखना है। तो दिलप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह कैप्टन, हार्दिक सिंह और गुरजान सिंह, सिमरनजीत सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, PR श्रीजेश, सुमित, नीलकंठा शर्मा, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, वीरेंद्र लकारा, अमित रोहिदास, विवेक प्रसाद, ये सभी खिलाड़ी थे हॉकी में। भारत के अब तक ओलंपिक में टोटल कितने मेडल हो चुके हैं? तो भारत के 35 अब तक ओलंपिक हिस्ट्री में मेडल हो चुके हैं। इन 35 मेडल में 10 तो भारत के गोल्ड है, 9 आपके सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज है। इस टाइप से टोटल 35 मेडल, 10, 9, 16। ठीक है। अगला सवाल, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? आपको पता होगा हाईएस्ट साक्षरता है वो केरल है। केरल के जस्ट बाद साक्षरता लक्षद्वीप की आती है जो कि एक यूटी भी है। तो यूटी में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है जिसमें पुरुष महिला दोनों लक्षद्वीप हो जाएगा। अब लक्षद्वीप के बाद ये पूरा आपको सेंसस का क्रम याद रखना, हाईएस्ट सेंसस और लोवेस्ट सेंसस इन लिटरेसी। तो यहाँ पर जो साक्षरता दर की बात करें सबसे अधिक लिटरेसी रेट है वो केरला की है। भारत की टोटल कितनी लिटरेसी रेट है? 74.04%, जिसमें मेल है वो 82.14 है, पुरुष कितने हैं? 82.14%, महिला है 65.46%। कितनी? 65-46 महिला, 82.14 पुरुष। और हाईएस्ट केरला की है, केरला के बाद लक्षद्वीप, थर्ड मिजोरम है। देखिए ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सवाल इसी टाइप से आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। केरला के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम, फिर चौथे स्थान पर त्रिपुरा, पांचवें पर गोवा, छठे पर दमन दीव। तो यूटी में लक्षद्वीप के बाद हाईएस्ट है दमन दीव, दमन दीव के बाद यहाँ पर पुदुचेरी, चंडीगढ़, एनसीटी दिल्ली, ये क्रम रहता है साक्षरता का। तो केरल के बाद हाईएस्ट साक्षरता किस राज्य की? तो वो मिजोरम की है। तो केरल के बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा। तो KMTG है, केरला, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा हाईएस्ट साक्षरता दर। और लोवेस्ट की बात करें बिहार की है, बिहार के बाद सेकंड अरुणाचल प्रदेश की है, थर्ड राजस्थान की है, चौथे स्थान पर झारखंड की है, पांचवें पर आंध्र प्रदेश की है और उसके बाद जम्मू कश्मीर। यूटी में सबसे कम है वो जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने,
कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? वैसे करंट अफेयर्स का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट था। सहानंद महादेव शेट्टी कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता है, अलग सवाल देखने को मिला। और बाकी यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे अर्जुन पुरस्कार, जैसे फुटबॉल में प्रथम विजेता वो पीके बनर्जी है, क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीम दुरानी है, बैडमिंटन में नंदू एम नाटेकर है, टेबल टेनिस में जेसी वोहरा, टेनिस में रामनाथन कृष्ण, वॉलीबॉल में एक पलानी स्वामी, हॉकी में प्रतिपल सिंह, एथलेटिक्स में गुरबचन सिंह रंधावा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का परसेंटेज कितना है? सिख दोस्तों 1.7% है। जो 79.8 दिख रहे हैं वो हिंदू है, हिंदू 79.8 है। 14.2% है ये मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2, हिंदू 79.8 है और सिख है 1.7%। और 0.4 है ये जैन है दोस्तों, क्या है? जैन है। तो आप देख सकते हो हिंदू सबसे अधिक है, लगभग 96.63 करोड़ हिंदू है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो 79.8% है। 80% हिंदू है, 14.2% मुस्लिम है जो कि 17.22 करोड़। थर्ड हाईएस्ट कौन सी हिंदू मुस्लिम के बाद जो भारत में पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो ईसाई की मिलती है, 2.78 करोड़ यानी 2.3% ईसाई है। सिख 1.7%, तो ईसाई आपको ध्यान रखना है। थर्ड हाईएस्ट है 2.3। अब फर्स्ट पे हिंदू, 2 पे मुस्लिम, फिर 2.3 ईसाई है और 1.7% है सिख है, ठीक है। बौद्ध है 0.7%, बौद्ध है। जैन 0.4 है, तो ये सभी याद रख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर जनगणना 2011 में एक सवाल टीसीएस ने पूछा था कि अल्पसंख्यक आबादी कितना फीसदी है। टोटल अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक है 19.3%। अब अल्पसंख्यक में 6 समुदाय आते हैं, इसमें जो थर्ड हाईएस्ट पारसी आ जाता है थर्ड ईसाई है, मुस्लिम सेकेंड है। जो 6 समुदाय हैं माइनॉरिटी है उसमें पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये सब समुदाय याद रखिएगा। पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन है, ये है माइनॉरिटी में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? बार बार सवाल रिपीट हो रहा है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुए हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और एक इवेंट ट्रैक साइकिलिंग का हुआ नई दिल्ली में। बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश के 8 शहरों के 11 वेन्यूज़ पर हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। मध्य प्रदेश के 8 कौन से सिटीज़ में हुए हैं? भोपाल में हुए हैं, इंदौर में हुए हैं, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट, यहाँ पर हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। और एक इवेंट जो ट्रैक साइकिलिंग का वो नई दिल्ली में हुआ है। आपको पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में और फर्स्ट रैंक किसकी रही है? फर्स्ट दोस्तों महाराष्ट्र की रही है 56, 55, 50, यानी 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज के साथ महाराष्ट्र ने टॉप किया। सेकंड हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश की रही है जहाँ पर आयोजित हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2018 का एक सवाल है कि जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन को कहा जाता है, वहाँ से 1 केल्विन, 0 से 1 केल्विन के 1/10 मिलियनवें, 1/10 मिलियनवें हिस्से। अब 0 केल्विन का आपको 1/10 मिलियन हिस्सा करना है, यानी कितना कम टेम्परेचर होगा आप अनुमान लगा सकते हो। 1 केल्विन का 1/10 मिलियन हिस्सा कीजिएगा, 10 मिलियन का भाग दीजिएगा, यानी बहुत कम। एब्सोल्यूट 0 से 1/10 मिलियनवें हिस्से के बराबर ठंडा किया गया, तो वो कौन सा एलिमेंट है, किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं को यहाँ पर उसका एक बादल बनाया गया, क्लाउड बनाया गया, उसको ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर अंतरिक्ष में बनाई गई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की एक अवस्था है ना, चौथी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, ठोस, तरल, गैस, जो 5 अवस्था, इसमें एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज भी है। तो इस स्टेज हेतु अंतरिक्ष में रुबिडियम को क्या किया गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 1/10 मिलियनवें हिस्से के बराबर ठंडा किया गया, वो रुबिडियम एलिमेंट था। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? इसका निर्माण तब होता है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन, या फिर परम शून्य में आप कह सकते हो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं किसी भी तत्व को। तो इस बिंदु पर तत्व के सारे परमाणु मिल जाते हैं और एक सुपर एटम का निर्माण होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो लिटरेसी रेट सबसे कम है वो यूटी है, दादर और नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो आप बात करेंगे सबसे अधिक साक्षरता, जो टोटल
महाद्वीप में हाईएस्ट साक्षरता लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप के बाद दमन दीव की है, दमन दीव के बाद पुदुचेरी। अब दमन दीव और दादर नगर हवेली एक हो चुके हैं, वैसे तो 2011 के सेंसस में एक नहीं थे। पुदुचेरी के बाद चंडीगढ़ की साक्षरता है, उसके बाद एनसीटी दिल्ली की साक्षरता 5वें स्थान पर, फिर अंडमान निकोबार की और दादर नगर हवेली की सबसे कम है। तो दादर नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक है वो लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल है, जून कौन से ईयर में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस की रेगुलेशन के लिए एक परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया है, कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित जून 2021 में किया है आरबीआई ने। तो यहाँ पर सलाहकार दस्तावेज में सुझाए गए ढांचे का उद्देश्य आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो फाइनेंस ऋणों पर लागू करना है, और इसका उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को अत्यधिक ऋणग्रस्तता से बचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों के नीचे लाने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल, जो प्रारंभिक पूंजी है, इस रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बात हो रही है सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की। इस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको कोई भी उद्योग स्टार्ट करने के लिए एक प्रारंभिक पूंजी के रूप में लोन दिया जाता है। वो प्रारंभिक पूंजी है 40,000 रुपये। और ये सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है मई 2020 में शुरू की गई, और इस योजना के तहत टारगेट है 2024-25 तक। इस योजना का वित्त पोषण है केंद्र राज्य का परसेंटेज है, केंद्र का 60%, राज्य का 40%। और इस योजना में कोई भी एक जिले का जो एक प्रोडक्ट होता है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उनमें से एक प्रोडक्ट यदि सेलेक्ट करके उसमें आप बिजनेस करते हो, एक तरीके से उद्योग के रूप में उसको स्थापित करते हो, तो कम से कम उस उद्योग में 10 आपकी लेबर होनी चाहिए। उस केस में आपको सीड फंड के रूप में 40,000 रुपये फंडिंग मिलेगी। अगला सवाल ये है आपके, संदीप सोपारकार और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज, इसका जो लोगो है उस लोगो को कौन सी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया गया है? तो डांस फॉर ए कॉज लोगो को भूटान सरकार ने अपनी डाक टिकट पर प्रिंट किया है। तो ये 2018 की बात है। भूटान सरकार द्वारा कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर और डांस फॉर ए कॉज लोगो को व्यक्तिगत डाक टिकट जारी किया है भूटान गवर्नमेंट ने 2018 में। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों, जिसमें 56% लड़की और 30% लड़कों में रक्त अल्पता यानी ब्लड में कमी, रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं, जो एनीमिया डिजीज होती हैं जिसमें ब्लड की कमी के कारण हो जाती है, तो उस एनीमिया डिजीज के हाई प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली आयरन सप्लीमेंट्स प्रोग्राम है जो WIPS, और आप कह सकते हो वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो विद्यालयों में वीकली यहाँ पर बच्चों को, जिसमें 56% लड़के और 30% लड़के शामिल हैं, 2012 में ये योजना आई थी एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पर सप्लीमेंट के रूप में आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दिया जाना स्टार्ट हुआ। अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना में न केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि ये भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। पंचवर्षीय में 5 वर्ष के अलावा 20 वर्षों की अवधि में भी क्या आपको टारगेट करना है, वो भी इंक्लूड था। तो इस दीर्घकालिक योजना जिसमें 20 वर्ष की अवधि को शामिल किया गया है उसका नाम था परिप्रेक्ष्य योजना, पर्सपेक्टिव प्लान। पंचवर्षीय के साथ में पर्सपेक्टिव प्लान जो 20 वर्षों का था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 कहाँ पर होंगे? 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो, ये इटली में है। मिलानो कोर्टिना इटली में आयोजित होंगे शीतकालीन विंटर ओलंपिक 2026। बाकी समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होंगे। और एशियन गेम्स की बात करें 2022 में विंटर ओलंपिक हैं। ये तो विंटर ओलंपिक तो बीजिंग में हो चुके हैं 2022 में। 24वां ओलंपिक शीतकालीन जो था 2022 में हुआ, जिसमें भारत में ध्वजवाहक थे आरिफ खान। और 2022 में एशियन गेम्स हैं, ये अक्टूबर 2023 में अभी 19वें एशियन गेम्स है जो हांगझाऊ चाइना में। 2026 में एशियन गेम्स होंगे एची और नगोया जापान में। 2030 में दोहा कतर में होंगे, रियाद में 2034 में होंगे। 2029 में एशियन विंटर गेम्स होंगे, वो सऊदी अरेबिया में होंगे। 2018 में एशियन गेम्स जकार्ता पोलम्बैंग इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें भारत की 8वीं रैंक रही थी।
अगला सवाल है दोस्तों, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। ये थोड़ा उटपटांग सवाल पूछा गया है। इसका डाटा मैंने काफ़ी कहीं अलग अलग सोर्स से देखने की कोशिश की, नहीं लेकिन नहीं मिला। तो ये कहाँ से पूछा पता नहीं। 66.77% इसका आंसर बता रहे हैं, जिसमें ग्रामीण साक्षरता है 66.77% है। तो शहरी और ग्रामीण के अलग अलग लिटरेसी रेट की बात हुई। गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो लेटेस्ट विनर है उनका ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में गोपिका वर्मा ने, ये मोहिनीअट्टम डांस है इनका, गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम, गोपिका मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, भारत की सेंसस 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो थर्ड हाईएस्ट कौन सी भाषा बोली जाती है, सभी को पता है हिंदी से फर्स्ट स्थान पर हिंदी है, सेकेंड आपके बंगाली है, सेकंड है यहाँ पे बंगाली, फर्स्ट हिंदी, सेकंड बंगाली, थर्ड है मराठी। तो इनका थोड़ा देख लेते डाटा। भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां हैं, और इसमें से 2011 की सेंसस कहती है कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं 43.63 है हिंदी को मातृभाषा में। 2001 में ये हिंदी बोलने वालों की संख्या 41.03 थी। सेकेंड हाईएस्ट हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है 8.03%। हिंदी दोस्तों 43%, बंगाली है 8.03% बंगाली है। मराठी की बात करें 6.86% मराठी बोलते हैं, थर्ड हाईएस्ट है। तो आपको मराठी थर्ड हाईएस्ट पूछा, वो 6.86% है, बंगाली 8.03 है। उसके बाद चौथे स्थान पर तेलुगु है दोस्तों, तेलुगु तमिल, अब तमिल से तेलुगु ज़्यादा बोलते, तेलुगु ज़्यादा बोलते, तमिल है फिर पाँचवें स्थान पर, छठे पे गुजराती, सातवें पर उर्दू बोलते हैं। तो ये टॉप 7 भाषाएं जो बोली जाती है, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू। तो तेलुगु, तमिल, उसके बाद गुजराती, उर्दू। अब आपको पता है 8वीं अनुसूची में संस्कृत भाषा भी, तो संस्कृत 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं उनमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत इतनी कम बोली जाती है कि इस ये तो अनुसूचित है, गैर अनुसूचित भाषा भीली भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है, यानी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं नहीं और गैर अनुसूचित भाषाएं उनमें सबसे अधिक भीली भाषा 1.04 करोड़ लोग बोलते हैं। और सेंसस 2011 और 1 की बात करें तो पिछली जनगणना की तुलना में अनुसूचित भाषा में उर्दू और कोंकणी ऐसी दो भाषाएं जिनके बोलने वालों की संख्या घटी है। तो उर्दू जो 7वें स्थान पर बोली जाती है और कोंकणी भाषा ऐसी दो भाषाएं हैं जिनकी 2001 और 2011 की तुलना की गई। 2011 में बोलने वालों की संख्या कमी देखने को मिली है 2001 के सापेक्ष में, तो उर्दू और कोंकणी भाषाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं, स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। नीरज चोपड़ा बने हैं दोस्तों जिन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग जीती है फाइनल 2022, और इस तरह स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुई है और प्रथम भारतीय बने हैं ये लीग जीतने वाले, जो नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो अक्टूबर 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 88.88 मीटर का थ्रो किया है। 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, 88.17 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 89.94 मीटर का, नेशनल रिकॉर्ड 2022 में बनाया था। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का थ्रो था वो 87.58 मीटर था, कितना था 87-58। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का एक पदक था, वो भी था सिल्वर मेडल, और वो लेके आए नीरज चोपड़ा। मेन जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल एक ही मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने वो सिल्वर मेडल जीता था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25, फीफा महिला विश्व कप, फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 ये दोस्तों हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक हुआ। तो ये है फीफा महिला विश्व कप 2023, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, और चैंपियन इस वर्ल्ड कप की रही है स्पेन, उप विजेता रही है इंग्लैंड है। तो ये फीफा महिला विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ जिसमें चैंपियन स्पेन रही है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, सवाल है कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी ओडिशा करेगा। कौन सा राज्य करेगा 2023 में पुरुष हॉकी, अब करेगा क्या, हो चुकी है ये वर्ल्ड कप हो चुका है। सवाल पहले बना था, पहले क्वेश्चन बैंक बन जाती है, फिर ये एग्जाम में डालते रहते हैं, तो काफ़ी देर बाद सीपीयू एग्जाम में इस सवाल डाला इन्होंने, और ये जब तक हो चुका है क्योंकि जनवरी 2023 में ये हो चुका था, तो सवाल उससे पहले का डाला हुआ है। निम्नलिखित में से जो 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है वो ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के 2 स्टेडियम, राउरकेला में एक तो जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, एक आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, यहाँ पर हुआ है, जिसमें चैंपियन रही है इस हॉकी वर्ल्ड कप की जर्मनी और रनर अप रही है बेल्जियम। नेक्स्ट यहाँ पर
अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल थे? तो जब शुरू हुई अमृत योजना, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन इसकी फुल फॉर्म है, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो योजना के तहत 500 शहर शामिल हैं। कितनी सिटीज़? 500 सिटीज़ शामिल हैं। अमृत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 25 जून 2015 को। अमृत योजना जून 2015, कब? जून 2015 को 500 सिटीज़ को बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई। नेक्स्ट सवाल है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कितने वर्ष या उससे अधिक है और वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, साक्षर माना जाएगा। तो साक्षरता 2011 की डेफिनेशन देखें तो जिसकी आयु 7 वर्ष है, मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको, साक्षर व्यक्ति कौन होगा? जिसकी आयु कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए, वहाँ से काउंट करेंगे। उससे अधिक 7 या उससे अधिक जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, कोई भी लैंग्वेज में वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो व्यक्ति साक्षर की श्रेणी में है। और ये साक्षरता 2011 में भारत की 74.04 है, जिसमें पुरुष है 82 और महिला है 65। और एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है वो साक्षर नहीं है। पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र है, और जिनका दिखता नहीं है, नेत्रहीन व्यक्ति है, वो ब्रेल लिपि में पढ़ सकता है, तो शिक्षितों में शामिल होगा दोस्तों। अगला सवाल है विष्णु राभा पुरस्कार 2019 है, ये किस नृत्य प्रतिपादक कुमारी लेंतोजम एमएमपी शौक देवी, तो कुमारी लेंतोजम एमएमपी शौक देवी को दिया गया है विष्णु राभा पुरस्कार 2019। तो ये मणिपुरी नृत्य प्रतिपादक हैं, मणिपुरी नृत्य डांसर हैं, कुमारी लेंतोजम नाम है इनका, कुमारी लेंतोजम मणिपुरी डांसर। 2019 में विष्णु राभा पुरस्कार दिया गया। अब जो विष्णु राभा हैं, विष्णु प्रसाद राभा हैं, ये असम के एक सांस्कृतिक व्यक्ति थे, यानी इन्हें संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य के साथ साथ राजनीतिक सक्रियता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो असम से बिलोंग करते हैं। असमिया लोग उन्हें प्यार से कलागुरु कहते हैं। और चित्रकार 2023 में अजितशील और नर्तक गोपाल कृष्ण गोस्वामी को विष्णु राभा पुरस्कार 2023 दिया गया। 2023 में विष्णु राभा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे अजितशील को दिया गया, गोपाल कृष्ण गोस्वामी को दिया गया, अजितशील और गोपाल कृष्ण गोस्वामी को दिया गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है? यानी नौकरियों पर अब क्या है, मशीन काम करेगी, ऑटोमेटिकली वो काम होगा, तो नौकरियों पर खतरा आ गया। 2016 के वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन का रिस्क है, खतरा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 2020 का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को चीफ गेस्ट जो विदेशी मेहमान होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं विदेशी, उसमें ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है जैर बोल्सोनारो। तो प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो आए थे 2020 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में। अब 21-22 में कोविड आ गए तो कोई भी गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं हुआ। 21 में शामिल होने थे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुए। 2022 में भी नहीं हुए। और 23 में गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2023 को हुआ उसमें शामिल हुए प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी जो इजिप्ट है, मिस्र के ये है राष्ट्रपति। तो मिस्र के राष्ट्रपति हुए 2023 में अब्देल फतह अल सीसी इनका नाम है। आपको पूछ ले प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को हुआ उसमें कौन विदेशी मेहमान थे? उसमें थे सुकार्नो, जो प्रेसिडेंट थे सुकार्नो इंडोनेशिया के, वो थे 1950 में। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है। टोटल 8 यूटी के अपन उपराज्यपाल देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो यूटी है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। अंडमान निकोबार में वर्तमान में जोशी है, अंडमान निकोबार में जोश है। चंडीगढ़ में कौन है एडमिनिस्ट्रेटर है? वो है बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ में बनवारी लाल पुरोहित। दादर नगर हवेली दमन दीव में है श्री प्रफुल्ल पटेल। दादर नगर हवेली में प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली में है श्री VK सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर में है मनोज सिन्हा जो आपको पूछा है। लक्षद्वीप में है प्रफुल्ल पटेल, साथ ही साथ दमन दीव दादर नगर हवेली में भी प्रफुल्ल पटेल। पुदुचेरी में है डॉक्टर तमिलशिलाई सुंदरासन, ये एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है। लद्दाख में कौन है? तो श्री BD मिश्रा है, लद्दाख में ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट अपना देखते हैं 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी है? सबसे अधिक एक्सपोर्ट जो वस्तु हुई है भारत से बाहर भेजी गई है बेचने के लिए,
वो हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है, जो भारत से दूसरे देशों ने खरीदी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे अधिक 2023 में भी है। भारत में निर्यात आयात डाटा के अकॉर्डिंग देश के कुल निर्यात मूल्य का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 14%। सेकेंड हाईएस्ट जो 2023 में देखी गई ज्वेलरी का निर्यात हुआ, थर्ड हाईएस्ट ऑटोमोबाइल का। अगला सवाल नंबर 34, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नेशनल स्टेटिस्टिक जो ऑफिस है उनके डाटा के अकॉर्डिंग 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर, भारत की एवरेज लिटरेसी रेट है 77.70%। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 77.70% है भारत की साक्षरता दर, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है दोस्तों, अब देखिए 2021 में पुरुष साक्षरता है 84.70 और महिला है 70.30। 2011 में आपको बता दी है, बार बार क्या ही बताएं। अगला सवाल नंबर 35, कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कनक राजू हैं, गुस्साड़ी डांस है ना, उनके डांसर हैं और पद्मश्री दिया गया कनक राजू को। गुस्साड़ी कहाँ का नृत्य है? ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का डांस है। तेलंगाना की गौंड जाति इसे दीपावली के दौरान, जो वहाँ पर तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के गौंड लोगों का ये बड़ा त्यौहार है गुस्साड़ी, तो गुस्साड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है और यहाँ पर कनक राजू को दिया गया 2021 में पद्मश्री। अगला सवाल, घनकांत बोरा बोरबायन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? तो क्षत्रिय डांसर है घनकांत बोरा बोरबायन, क्षत्रिय डांसर है घनकांत क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो डांस में बागुरम्बा ऑप्शन, भोरताल ऑप्शन, क्षत्रिय ऑप्शन, छऊ ऑप्शन। तो क्षत्रिय, भोरताल, बागुरम्बा हैं, ये सभी असम के ही डांसर है। बागुरम्बा, बिहू, भोरताल, ओजापली ये असम के डांस हैं। और मैं बात करूं छऊ की, तो छऊ कहाँ का है? अलग अलग छऊ है, जैसे कि सरायकेला छऊ पूछे तो वो झारखंड का है, पुरुलिया छऊ पूछे तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, और मयूरभंज छऊ पूछे तो ओडिशा के मयूरभंज में। 3 प्रकार के छऊ डांस हैं। नेक्स्ट अपना सवाल देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज, लॉन्ग जंप में 2003 में पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंपर हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल 2005 में भी इन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता था, मोंटे कार्लो में जो हुई थी। अगला सवाल नंबर 38, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बता चुका हूँ, बिहार की, अरुणाचल प्रदेश की, राजस्थान की, इन तीनों राज्यों की सबसे कम है। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव था? स्मार्ट सिटी जो मिशन है, स्मार्ट सिटी शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए 100 सिटी, शुभारंभ में 100 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो 100 स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया, 2023 तक इसका टारगेट था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है? सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करूं, टोटल जो उस राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या का पॉपुलेशन देखने को मिला वो हिमाचल प्रदेश में, लगभग टोटल जनसंख्या के 95% लोग हिंदू हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। उसके बाद यूटी में दादर नगर हवेली है। ओडिशा में जो सेकंड हाईएस्ट स्टेट है 93.63% हिंदू ओडिशा में, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हिंदुओं की हिमाचल प्रदेश में है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें। बाकी यहाँ पर आपको बता दिया है हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन है वो 79.8% है, लगभग 96 करोड़ है। और 2001 से 2011 में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी है 16.8% के रेशियो से। मुस्लिम की जनसंख्या 14.2% है और वृद्धि दर 24.6% रही है 2001 के सेंसस की तुलना में। बाकी ईसाइयों की टोटल जनसंख्या थर्ड हाईएस्ट में 2.3% है, दशक की वृद्धि दर 15.5% ईसाई। सिखों की 1.7 है, बौद्धों की 0.7 है, जैनियों की 0.4 है। ये ऑलरेडी पहले भी इस वीडियो में बता चुके हैं। अंतिम सवाल आपके सामने जो बता चुके हैं, किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? बिहार की है। तो इस टाइप से आपने देखे 40 सवाल जो पूछे गए सीपीओ टीयर 1 एग्जाम 3, 4, 5 अक्टूबर को टोटल 9 सेट में हुआ है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पीडीएफ फाइल जल्दी मिल जाएगी। इससे पहले आपने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के करंट अफेयर्स 2023 के ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। पीडीएफ को मैं एक साथ, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल ऑलरेडी डाली हुई है एमटीएस करंट अफेयर्स की, तो चारों ही पीडीएफ को एक साथ डाल दूंगा करंट अफेयर्स की और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।